हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर ऑफ फायर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज जो कि आपके किसी न किसी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि डीजीएमएस, माइनिंग सरदार, ओवरमैन एंड इवन की मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम वह क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपके पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन इस एक सिंगल मास्टर वीडियो की मदद से आप सारे एमसीक्यूज जो कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर एंड फायर, डेंजर ऑफ फायर से रिलेटेड है, वो आप कवर कर सकते हैं एक सिंगल वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बेसिकली जो फायर के अगेंस्ट हमें खतरा हो सकता है उसके उससे रिलेटेड उसके खतरे से बचने के लिए क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं और क्या क्या कदमों को हमें उठाना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज देखेंगे। बेसिकली आपका ये रेगुलेशन नंबर 134 से जो है तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 134 से एग्जैक्टली वही चीज दिया है। ठीक, तो इसको हम कवर अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। हाँ, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लास में अब बहुत हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। अब देखिए, जो जनरल प्रिकॉशंस की बात किया है फायर के अगेंस्ट 134 में, तो निम्न में से कौन सी चीज प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब किस चीज पर रोक नहीं लगाया गया है। ऑयल, ग्रीस, कैनवस, अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल shall be stored in fireproof receptacle. Greasy waste shall not be regularly removed from underground workings. Oily waste from open cast workings shall not be removed regularly. Person shall throw naked light near wooden structure. अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। नहीं नहीं, ध्यान से देखो। आपका बोल रहा है कि किस चीज पे रोक नहीं लगाई गई है, किस चीज पे रोक नहीं, मतलब नियम के विरुद्ध। सिंपल से चलो आज नॉट प्रोहिबिटेड का मतलब समझते हैं। नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध नहीं है। अब क्लियर रहेगा। निम्न में से कौन सा नियम के विरुद्ध नहीं है। क्लियर है, नॉट प्रोहिबिटेड को ऐसे समझ के चलोगे बन जाएगा। आप बहुत गलती करते हो इसमें। ऐसे समझ लो भाई कि निम्न में से कौन सा नियम के अगेंस्ट नहीं है, नियम के विरुद्ध नहीं है। तो ये तो भाई आपका ग्रीसी वेस्ट आप रेगुलरली अंडरग्राउंड वर्किंग से रिमूव नहीं करोगे। क्या बोल रहा है, अंडरग्राउंड वर्किंग से ग्रीसी वेस्ट को रिमूव नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो ये तो नियम के विरुद्ध हो गया ना, आपको तो रिमूव करना चाहिए। ऑयली वेस्ट ओपन कास्ट वर्किंग से रिमूव नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे, ये भी आपका नियम के विरुद्ध हो गया, रिमूव करना चाहिए। उसके बाद कोई भी व्यक्ति नेक्ड लाइट को वुडन स्ट्रक्चर के पास फेंक के चला आए, आग लगानी है क्या माइंस में, तो यहां पर यह भी आपका नियम के विरुद्ध चला गया है। लेकिन आपका ऑयल, ग्रीस या फिर कैनवास या अदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल को फायर प्रूफ रिसेप्टिकल में रखना चाहिए। तो ये तो आपका नियमों के खिलाफ नहीं है भाई, ये नियम के हिसाब से है। ठीक है, तो बेसिकली नियम के हिसाब से है तो नियम के विरुद्ध नहीं है। बात को समझ रहे हो, नियम के हिसाब से है मतलब नियम के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज जरूरी है, ये लाइन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैनवास कुछ कपड़ा वगैरह हो सकता है ना, कपड़े वगैरह भी तो यूज करते हो भाई, ग्रीस लग जाता है हाथ में, फिर पहुंचोगे काहे में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, इसीलिए ये क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करवा रहा हूं,
ताकि आपका ना ये प्रोहिबिशन वाला क्वेश्चन जो है तो अगर आता है तो बन जाए। अब अभी तक क्योंकि आया नहीं है किसी एग्जाम में प्रोहिबिशन वाले क्वेश्चन, तो हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। Which of the following statement is wrong for general precautions against fire? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर में? कौन सा प्रिकॉशन गलत है? सिंपल सी बात, कौन सा प्रिकॉशंस गलत है? मतलब कौन सा प्रिकॉशन लेना सही नहीं होगा? ऑनर शैल टेक मेजर्स टू कॉम्बैट फायर, आग से लड़ने के लिए ऑनर जो है कदम उठाएगा। Agent shall ensure that workers are evacuated to a safe location in case of danger from fire. एजेंट की ये जिम्मेदारी है कि वर्कर्स जो है तो वो देखने की जिम्मेदारी है कि वर्कर्स जो है सही तरीके से सेफ लोकेशन में इवैक्यूएट कर लिए जाएं अगर आग लग जाती है माइंस में या फिर आग का कहीं खतरा बनता है तो। adequate and insufficient arrangement shall be made in every mine for every early detection of fire. Greasy waste from workshops shall be regularly removed. अब देखिए यहाँ पे सब नियम के हिसाब से था, सब नियम के हिसाब से है, बस ये छुटकू सा जो है तो नियम के अगेंस्ट चला गया। जब मैंने बोला इज रॉन्ग, ठीक है, देखो यहाँ पे तीन, इस क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में ना तीन टाइप से चीजें लिख सकता है। या तो रॉन्ग वर्ड का यूज करेगा, या कि फिर आपका नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, या फिर आपका नॉट ट्रू, ठीक है। ये तीन तरीके से यहां पे आपका जो है तो क्वेश्चन बना सकता है। अब ये तीन तरीकों में ऑप्शन आपको कौन सा चूज करना है? वह ऑप्शन चूज करना है जो नियम के हिसाब से, नियम के अगेंस्ट है। जो नियम के अगेंस्ट है, ठीक है, यहां पे वो ऑप्शन चूज करना है जो नियम के अगेंस्ट है। प्रोहिबिशन वाले में अगर नॉट प्रोहिबिटेड लिखा, अगर लिखा नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप कौन सा जो क्या यार, एक के तुम भी गजब है। इस वाले क्वेश्चन में अपन को कौन सा ऑप्शन चूज करना है? जो नियम के हिसाब से है, नियम के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, बुझाया कुछ? कब कौन सा ऑप्शन चूज करना है? नॉट प्रोहिबिटेड वाले में, नियम के विरुद्ध वाले में, कि नियम के विरुद्ध नहीं है, मतलब नियम के हिसाब से है, वो चीज पूछ रहा है। तो जो नियम के हिसाब से होगा, जो करेक्ट है आपका, है ना, रेगुलेशन में जो चीज सही बोला जा रहा है कि ये चीज करना चाहिए, तो वो चीज आप लिखो, वो चीज आप चूज कर लो, ठीक। और यहां पे क्या है? यहां पे जस्ट इसका उल्टा है, रॉन्ग बोल दिया, नॉट करेक्ट बोल दिया, नॉट ट्रू बोल दिया। तो यहां पे जो गलत है वही सही है। इस केस में जो सही है वही सही है, और जो इस केस में जो गलत है वही सही है। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, बहुत आसान है ये, इन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। हालांकि मैं इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि भरपूर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई सी क्यों करेक्ट हो गया, अब ये बोलेंगे आप? क्योंकि आपका क्या बोल रहा है, जो गलत है वही सही है। आपको बोल रहा है पर्याप्त और इनसफिशिएंट अरेंजमेंट करिए ताकि फायर को अर्ली ही डिटेक्ट किया जा सके माइंस में। तो ये चीज आपका
गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आप इनसफिशिएंट मतलब उतनी पर्याप्त मात्रा में आप अरेंजमेंट नहीं करेंगे फायर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सफिशिएंट वर्ड यूज होना चाहिए था यहाँ, तो ये यहाँ पे इस कारण से गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, all surface structures and supports within them what horizontal distance from the mine entrance shall be of fireproof material। जितने भी सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट्स हैं माइन एंट्रेंस से कितनी दूरी पर, हॉरिजॉन्टल कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जो है तो फायर प्रूफ मटीरियल के बने होने चाहिए, 5, 10, 15, 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in which of the following case all surface structures and supports within a horizontal distance of 10 meter from all mine entrance is not required to be of fireproof material। निम्न में से किस केस में जितने भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं या सपोर्ट्स हैं माइन एंट्रेंस से 10 मीटर के भीतर फायर प्रूफ मटीरियल का हो ये जरूरी नहीं है। फायर प्रूफ मटीरियल का हो ये जरूरी नहीं है। अब ये रेगुलेशन ना बड़े प्यार से समझना। देखो पहले आंसर देख लेते हैं ना, फिर इसको समझाता हूं मैं। परमानेंट स्ट्रक्चर कवरिंग्स एट द टॉप ऑफ शाफ्ट, स्मॉल लिड ऑफ अ शाफ्ट कवरिंग ऑपरेटेड बाय रोप कैपल, टेम्परेरी सपोर्ट्स। टेम्परेरी सपोर्ट ये गलत है ना। गलत करवा देते हो यार तुम लोग, अब बेकार लोग। परमानेंट हाँ ले। अब यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों ये करेक्ट हो गया? देखो आपका, आप ये भी बी भी बोल सकते थे तो सर बी भी करेक्ट है, लेकिन बी करेक्ट नहीं है। बी में पूरी डिटेल नहीं दिया मैंने, बस इसलिए ये करेक्ट नहीं है। पूरी डिटेल इन द सेंस आपका देखो क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 135 का सब रेगुलेशन नंबर 1। ठीक है, क्या बोल रहा है, जितने भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स हैं, ठीक है, विद इन 10 मीटर, विद इन 10 मीटर किससे? माइन एंट्रेंस से, माइन एंट्रेंस से, माइन एंट्रेंस से 10 मीटर के भीतर किस चीज के बने होने चाहिए? फायर प्रूफ मटीरियल के बने होने चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ये फायर प्रूफ मटीरियल का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसमें सरफेस स्ट्रक्चर बोला और आपका सपोर्ट बोला, फिर उसके बाद अगला ही पैराग्राफ देखिए, उसमें बोलता है प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई। यह सब रेगुलेशन कहां अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि 10 मीटर के भीतर, माइन एंट्रेंस से 10 मीटर के भीतर अगर निम्न में से कोई चीज है तो उसको फायर प्रूफ होने की जरूरत नहीं है, उसको फायर प्रूफ रखने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी चीजें? जैसे कि नंबर 1 आपका बोलता है जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स ये आपके फायर प्रूफ मटेरियल के होना जरूरी नहीं है कि फायर प्रूफ मटेरियल का ही हो। नंबर 2 टेम्पररी सपोर्ट्स, टेम्पररी सपोर्ट्स क्या हो गया संकेत, क्यों हाथ खड़े कर दिया भाई? टेम्पररी सपोर्ट्स। उसके बाद तीसरा कवरिंग ऑफ
कवरिंग एट टॉप ऑफ शाफ्ट। अब बोलेंगे सर बी करेक्ट है, यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है, आपसे यही पूछ रहा है ना, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ फायर प्रूफ मटीरियल। बुलाएगा टीसीएस? अरे बुला ले यार, सबका सिलेक्शन हो जाएगा फिर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला, हाँ अब यहां पे देखिए, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट लाइन भी ऐड किया है, कवरिंग सेट टॉप ऑफ शाफ्ट। कवरिंग सेट टॉप ऑफ शाफ्ट, इसमें एक लाइन ऐड किया है, चलो यहां पे ध्यान दो। ये जो कवरिंग सेट टॉप ऑफ शाफ्ट की बात कर रहा है, ये कौन सी कवरिंग के बाद बात कर रहा है? जो कि सिंकिंग शाफ्ट की बात कर रहा है। सिंकिंग शाफ्ट के केस में कवरिंग की बात कर रहा है कि फायर प्रूफ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंकिंग शाफ्ट के केस में बोलता है कि हमें कवरिंग प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है शाफ्ट के टॉप पे। क्लियर है ये चीज? उसके बाद ये वाला ऑप्शन नंबर सी तो आपका दिया ही हुआ है लास्ट, कि यहां पर भी अगर रोप कैपल से ऑपरेट किया जा रहा है, शाफ्ट के कवरिंग में एक छोटा सा जो ढक्कन है वो रोप कैपल से अगर ऑपरेट किया जा रहा है, तो उसको भी आपको किसका बनाने की जरूरत नहीं है, फायर प्रूफ मटेरियल का बनाने। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये सब ऐसे चीजें हैं जिनको फायर प्रूफ मटेरियल का होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये फायर प्रूफ मटेरियल के हो, ठीक है। इनके अलावा जो भी है वो सबके सब फायर प्रूफ मटेरियल के होने चाहिए। तो यही चीज तो मैंने यहां पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ फायर प्रूफ मटीरियल, निम्न में से कौन सा फायर प्रूफ मटीरियल का होना जरूरी नहीं है? तो परमानेंट स्ट्रक्चर तो वो जरूरी है, शाफ्ट के टॉप पे जो कवरिंग है वो भी जरूरी है, मैंने साफ सिंकिंग तो लिखा नहीं यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं सिंकिंग वर्ड यूज कर देता तो यहाँ इसको भी जरूरी नहीं था, ठीक है, लेकिन सिंकिंग वर्ड यूज नहीं किया। उसके बाद आपका स्मॉल लिड, इसका जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया आपका। फायर प्रूफ मटेरियल का होना नहीं चाहिए, ये जो मैंने आपको दिए हैं 4 पॉइंट, इट शैल नॉट बी ऑफ फायर प्रूफ मटीरियल, ये फायर प्रूफ मटेरियल का नहीं होना चाहिए। तो नॉट वाला जो है तो इसमें आ जाएगा, और अगर नॉट हटा दो तो बाकी में आ जाएंगे, ठीक है। चलो समझ ही गए होगे यार, नहीं समझे तो मैं तो डिटेल में पूरा बता दिया, क्या ही कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डन विद इन 15 मीटर ऑफ एनी माइन एंट्रेंस, माइन एंट्रेंस से 15 मीटर के भीतर क्या करोगे, क्या करोगे जी? इनफ्लेमेबल मटेरियल को स्टोर नहीं करना है, सरफेस स्ट्रक्चर्स फायर प्रूफ मटेरियल का नहीं होना चाहिए, हाँ, स्टोर ड्राई वेजिटेशन, ऑल ऑफ दी अबव, ड्राई वेजिटेशन को स्टोर करो, ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया पंकज, एक लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बोलो क्यों, काहे,
क्योंकि देखो सिंपल सी बात बोलता है, क्या बोल रहा है कि माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के भीतर, माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के भीतर क्या बोलता है कि आप कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल, इनफ्लेमेबल मटेरियल स्टोर नहीं करेंगे। कंबस्टिबल मटेरियल वही यूज स्टोर करेंगे जो कि अगले 24 घंटे में यूज होने वाला हो। कंबस्टिबल मटेरियल वही स्टोर करेंगे जो कि अगले 24 घंटे में यूज होने वाला हो। कोई भी सेल या फिर कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल आप स्टोर नहीं करेंगे, डीप नहीं करेंगे, डंप नहीं करेंगे, ड्राई वेजिटेशन नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं रखना है विद इन 15 मीटर। मैंने बोला यहाँ ड्राई वेजिटेशन स्टोर करिए, तो ये तो गलत हो गया ना। शैल बी डन बोल रहा हूँ, शैल बी डन, बस इतने पे ध्यान दो, शैल बी डन, शैल बी डन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इनफ्लेमेबल मटेरियल शैल नॉट बी स्टोर्ड, इनफ्लेमेबल मटेरियल स्टोर नहीं करना चाहिए, ये करेक्ट है। मतलब नियम के हिसाब से कौन सी चीज है, शैल बी डन बोला मतलब नियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। दो वर्ड बताए ना, एक है नियम के हिसाब से, एक है नियम के विरुद्ध। अब आपको ये क्वेश्चन में अगर समझ में आ गया कि नियम के हिसाब से वाला आंसर पूछ रहा है कि नियम के विरुद्ध वाला, तो आपसे बन जाएगा। अगर यही चीज नहीं पकड़ पा रहे हो तो थोड़ा और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ मतलब कि नियम के हिसाब से है, ये चीज पूछ रहा है आपका। तो मैंने इनफ्लेमेबल मटेरियल शैल नॉट बी स्टोर्ड, तो सही बोला है ये, ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर्स फायर प्रूफ मटीरियल के नहीं होने चाहिए 15 मीटर के भीतर। अब आपको दिमाग में ये आ सकता है कि अरे ये तो 10 मीटर के भीतर वाला होगा, ठीक है भाई। सरफेस स्ट्रक्चर्स आपके फायर प्रूफ मटीरियल के होने चाहिए, वो भी 10 मीटर के भीतर, ठीक है। लेकिन यहां तो 15 मीटर के बारे में बोल रहा है, तो 15 मीटर के भीतर हमारा सरफेस स्ट्रक्चर फायर प्रूफ मटीरियल का होना नहीं जरूरी है। लेकिन बाबू 15 मीटर के भीतर तो 10 मीटर आता है ना, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो विद इन 15 मीटर रेडियस फ्रॉम द माइन एंट्रेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो 10 मीटर की दूरी पे हो, चाहे वो 15 मीटर की दूरी पे हो, चाहे वो 5 मीटर की दूरी पर हो। सारी चीजें तो इंक्लूड हो गई यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम कभी भी चूज नहीं करेंगे। ऐसे ऑप्शंस कभी चूज मत करना जो कि क्लियर नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। कोशिश करना समझने की पहले। ड्राई वेजिटेशन स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ऑल ऑफ द अबव तो आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखा क्या क्वेश्चन बनाया हूं, मजा ही आ जाता है ना। बोलोगे सुबह सुबह एक तो दिन खराब कर देते हैं, हैं? Which of the following precautions is not required to be taken to prevent an outbreak of fire near माइन एंट्रेंस? अरे यार ये रशियन लैंग्वेज में मेरा लिख गया, माइन एंट्रेंस। हाँ अगर उसे अरे तो ऐसे तो कुछ भी रख सकते हो। अगर आप 24 घंटे के लिए ठीक है, लेकिन कोयला नहीं रख सकते, ध्यान से पढ़ो। चलो पहले ये क्वेश्चन बता दूं फिर उसमें आता हूं मैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेकन, तो नियम के अगेंस्ट वाला आंसर सही होगा कि नियम के हिसाब से वाला? नियम के विरुद्ध वाला सही होगा कि नियम के हिसाब से वाला सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस is not required to be taken to prevent an outbreak of fire near mine entrance? माइन एंट्रेंस के पास फायर के आउटब्रेक को रोक, नियम के विरुद्ध, पक्का?
चलो देखते हैं। Within 10 मीटर ऑफ ऑल सरफेस स्ट्रक्चर शैल बी ऑफ फायर प्रूफ मटीरियल। 10 मीटर के भीतर सारे सरफेस स्ट्रक्चर्स फायर प्रूफ मटीरियल के होने चाहिए। Within a distance of 15 meter, inflammable material shall not be stored। 15 मीटर के भीतर इन्फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर नहीं करना है। Combustible material to be used within 24 hours shall not be stored within 15 meter। All dead leaves shall be cleared। अच्छा ऐसे समझते हो, सही है सही है। बिल्कुल। किसने कहा था, किसने कहा था, किसी ने अच्छा सा नियम, अजय ने, वेरी गुड अजय। अजय ने जैसा कि बताया कि जो नियम के विरुद्ध होगा, नियम के अगेंस्ट वाला। अब देखो ना, आपको मैं इसीलिए लिखाते चल रहा हूं। आप क्या कर रही है, एक चलो एक सही तरीका बताता हूं। आप क्या करो, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, नियम के विरुद्ध वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, प्रिकॉशंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे कॉपी में एक जगह लिखते जाओ, लिस्ट बना लो, प्रिकॉशंस इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड या इज नॉट रिक्वायर्ड, बस लिख लो जितने में आपको समझ में आता है। तो इस वाले केस में क्या आंसर होगा, नियम के विरुद्ध वाला। ऐसे ही नॉट प्रोहिबिटेड लिख लो, नॉट प्रोहिबिटेड लिख लो, और उसके आगे लिख लो हिंदी में कि उसमें कौन सा आंसर सही होगा। जब समझाता हूं तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए, ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इतना बस कर लोगे ना तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका सही शॉर्ट तरीके से समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्यों। तो नियम के विरुद्ध, तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, सरफेस स्ट्रक्चर्स फायर प्रूफ मटेरियल के होने चाहिए 10 मीटर के भीतर, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, ये प्रिकॉशन तो हम लेंगे, ये प्रिकॉशन हम लेंगे। आपको बोल रहा है कौन सा प्रिकॉशन नहीं लोगे, कौन सी सावधानी नहीं बरतोगे, तो ये सावधानी हम बरतेंगे। दूसरा, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन्फ्लेमेबल मटेरियल शैल नॉट बी स्टोर्ड। 15 मीटर के भीतर कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखना है, तो ठीक है, ये भी तो सही है, ये भी बात सही बोल रहा है यार, ये तो हम प्रिकॉशन लेंगे। Combustible material to be used within 24 hours shall not be stored within 15 meter। अच्छा ऐसे करना है, हाँ ये भी पॉसिबल है। मैं सोच रहा था, कल एक बार सोचा, फिर मैं बोला नहीं यार, फिर तुम लोग बोलोगे कि सर व्हाट्सएप पे भेजिए ये वो, मैं वो नहीं करने वाला, व्हाट्सएप पे नहीं दूंगा, पहले ही मना कर दे रहा हूँ। इतनी मेहनत से बनाते हैं यार, क्यों दूंगी। हाँ मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जाके चेक कर लो। ऑल डेड लिव्स शैल बी क्लियर, सारे डेड लिव्स को क्लियर करिए। अब देखिए डेड लिव्स को तो क्लियर करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा है, कंबस्टिबल मटेरियल जो कि आप अगले 24 घंटे में यूज करना चाह रहे हैं उसे 15 मीटर के भीतर स्टोर नहीं कर सकते। क्या ऐसा सही बोल रहा है ये, भाई कंबस्टिबल मटेरियल जो अगले 24 घंटे में विद इन 24 आवर्स आप यूज करेंगे उसे आप स्टोर ही नहीं कर सकते 15 मीटर के भीतर, बिल्कुल कर सकते हो यार। ठीक है, तो शैल बी स्टोर्ड, ठीक है, कैन बी स्टोर्ड, यार ये तो कर सकते हैं, तो ये प्रिकॉशन तो गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके ओके अजय, which of the following statement is true in case of surface precautions against fire।
Coverings at top of shaft shall not be of fireproof material. Inflammable material shall not be stored within 15 meter of mine entrance. All supports within a horizontal distance of 10 meters shall not be of fireproof material. Inflammable material shall be stored within 15 meter of entrance of effectively sealed off below ground working. यहाँ पे बोल रहा है which statement is true. तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के हिसाब से वाला ऑप्शन ढूंढ लो, वही है करेक्ट आंसर। जो नियम के हिसाब से वही करेक्ट आंसर होगा। हाँ, शाफ्ट के टॉप पे कवरिंग्स फायर प्रूफ मटीरियल का नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ये नियम के हिसाब से नहीं होना चाहिए यार। अगला, इन्फ्लेमेबल मटेरियल शैल बी स्टोर्ड विद इन 15 मीटर ऑफ माइन एंट्रेंस। नहीं यार, नहीं कर सकते हैं, ये भी नियम के हिसाब से नहीं है। जितने भी सपोर्ट्स विद इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हैं शैल नॉट बी ऑफ फायर प्रूफ मटीरियल। अरे होने चाहिए यार, ये भी गलत है, नियम के हिसाब से नहीं है। इन्फ्लेमेबल मटीरियल शैल बी स्टोर्ड विद इन 15 मीटर ऑफ एंट्रेंस ऑफ इफेक्टिवली सील्ड ऑफ बिलो ग्राउंड वर्किंग, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखा, अब क्या फायदा आंसर देख के, अब तो मैं बता ही दिया। अब बोलोगे ये कहाँ दिया है, ये दिया है आपका रेगुलेशन 135। अभी देखो रेगुलेशन 135 ही चल रहा कब से, 135 सब रेगुलेशन 2 में। ध्यान से पढ़ो लास्ट की लाइन, लाइन लिखी है ना, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी माइन एंट्रेंस। ठीक है, माइन एंट्रेंस से 15 मीटर के भीतर इनफ्लेमेबल मटेरियल स्टोर नहीं करोगे, यही बोल रहा है ना। लेकिन उसके बाद बोला है कि विच इज नॉट, क्या लिखा है, विच इज नॉट इफेक्टिवली सील्ड ऑफ फ्रॉम वर्किंग बिलो ग्राउंड। आई बात समझ में? नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, हम है ना यार, लेकिन है तो नहीं ना 24 आवर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनफ्लेमेबल मटेरियल आपका, इसमें देखो क्या बोलता है कि 15 मीटर के भीतर इनफ्लेमेबल मटेरियल मत रखिए। ठीक है, 15 मीटर के भीतर इनफ्लेमेबल मटेरियल मत रखिए किसी भी माइन एंट्रेंस से। ऐसा माइन एंट्रेंस, ऐसा माइन एंट्रेंस जो कि अच्छे से सील्ड ऑफ नहीं किया है, जो अच्छे से सील्ड ऑफ नहीं किया है बिलो ग्राउंड वर्किंग से। ध्यान से सुन लो पहले, बाद में कमेंट करना। ऐसा माइन एंट्रेंस जो कि बिलो ग्राउंड वर्किंग से सील्ड ऑफ नहीं है, उसके 15 मीटर के भीतर आप कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखोगे। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि ऐसा माइन एंट्रेंस जो कि बिलो ग्राउंड वर्किंग से सील्ड ऑफ है, तो उस केस में तो मैं इन्फ्लेमेबल मटेरियल रख सकता हूं ना। फिर से सुन लो, रेगुलेशन क्या बोलता है कि ऐसा माइन एंट्रेंस जो कि बिलो ग्राउंड वर्किंग से सील्ड ऑफ, सिंपल सी बात, ऐसा माइन एंट्रेंस जो कि बिलो ग्राउंड वर्किंग से सील्ड ऑफ नहीं है, वहां पे इन्फ्लेमेबल मटेरियल मत रखो। अगर सील्ड ऑफ नहीं है तो इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी नहीं रखोगे। लेकिन अगर सील्ड ऑफ है तो आप रखो ना, कौन रोक रहा है, रेगुलेशन तो नहीं रोक रहा है। हाँ, अब आते हैं, जैसा कि एक सवाल, एक क्वेश्चन और है, वो बनाया ही नहीं मैं, अभी देखते देखते याद आ रहा है, बन जाता हूं मजा आ जाता।
जैसा कि आपका किसी ने अभी पूछा था, अजय याद है तो किसने पूछा यार, कि क्या माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के भीतर मैं कोयला रख सकता हूं? यस और नो? चलो इसको कंफ्यूजन में करते हैं थोड़ा कन्वर्ट। मैंने क्या कहा? क्या माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के भीतर नहीं रख सकते ना? मैं कोयला रख सकता हूं। आपका बोलता है क्या रेगुलेशन कि शेल या फिर कार्बोनेशियस मटेरियल। अब कोयला भी तो एक कार्बोनेशियस मटेरियल है, कार्बोनेशियस मटेरियल आप नहीं रखोगे। क्या माइन एंट्रेंस के 15 मीटर के भीतर कोयला रख सकते? बस इतना ही ना पूछा यार। ठीक है, अब आपका सीधे सीधे सब रेगुलेशन 2 में पहला ही लाइन यही बोला है, शेल या फिर कार्बोनेशियस मटेरियल नहीं रख सकते हो। बिल्कुल सही विपुल। लास्ट सब रेगुलेशन 2 के लास्ट में, सब रेगुलेशन 2 के लास्ट में, ना 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 24 घंटे वगैरह कुछ नहीं, 24 घंटे वगैरह कुछ नहीं, सीधे सीधे बोला है कि निम्न में से जितने भी सब रेगुलेशन हमने पढ़े, नंबर 2 में जो भी चीजें पढ़ी सब रेगुलेशन में, यह सब रेगुलेशन नंबर 2 कोयला जो कि माइन से उठाया जा रहा है उसको माइन एंट्रेंस के पास रखने से नहीं रोकेगा। तो यस, वी कैन कीप द कोल रेज फ्रॉम द माइन, लेकिन वही कोयला जो माइन से आप निकाल रहे हो, ये नहीं कि बाहर से कहीं कोयला मंगा के रख दिया। हम रख सकते हैं। निकालो निकालो, आ जाए आदित्य, निकालो गाड़ी निकालो सागर के लिए, आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा आसान क्वेश्चन देता हूं, बहुत हो गया आज के लिए, बहुत है ना, पर्याप्त है इतना। द कंबस्टिबल मटेरियल विच कैन बी स्टोर्ड विद विच कैन बी यूज्ड विद इन डैश शैल बी स्टोर्ड विद इन 15 मीटर ऑफ माइन एंट्रेंस। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई अगले 24 घंटे में जो यूज करने वाले हो उसको जो है तो आप स्टोर करके रख लो, रख सकते। Within what distance of open cast working a person shall not be allowed to light a fire? ओपन कास्ट वर्किंग के कितने मीटर के भीतर किसी व्यक्ति को आग जलाने की परमिशन नहीं है? 5, 10, 15, 20। करेक्ट आंसर है 15। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनमें तुम लोग मजा आता है। ऑन हाउ मेनी डेज कॉम्पिटेंट पर्सन शैल इंस्पेक्ट ऑल माइन एंट्रेंसेस? कितने दिन में एक बार कॉम्पिटेंट पर्सन सभी माइन एंट्रेंसेस को इंस्पेक्ट करेगा? करेक्ट आंसर 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 45 दिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following inspections is not required to be done by competent persons once in 7 days? निम्न में से कौन सा इंस्पेक्शन जो है तो कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा करना जरूरी नहीं है?
7 दिन में एक बार जो इंस्पेक्शन कर रहा है ना कॉम्पिटेंट पर्सन, वो जरूरी नहीं है। तो हर एक माइन एंट्रेंस का टॉप जितने भी ओपन कास्ट वर्किंग्स हैं माइन बाउंड्री के 200 मीटर के भीतर, ब्रोकन ग्राउंड ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी ये 3 का इंस्पेक्शन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन परफॉर्म्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन once at least in 7 days in case of surface precautions against fire? लो आ गया। ठीक है, 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन कर रहा है, ये भी पता है कि किन किन चीजों का इंस्पेक्शन कर रहा है। ठीक है, ये भी पता है कि किन किन चीजों का इंस्पेक्शन कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंस्पेक्शन क्यों कर रहा है भाई, क्या क्या चाहिए उसको? ऑयली वेस्ट रिमूव करने के लिए, तो ऐसे मतलब कहीं आग लगी है कि नहीं ये पता करने के लिए, या फिर ग्रीसी वेस्ट रिमूव हटाने के लिए, या फिर कंबस्टिबल मटेरियल कहीं है कि नहीं ये पता करने के लिए। असर्टेन का मतलब समझ रहे हो कि वो चीज वहां पे मौजूद है कि नहीं, पता करने के लिए। वेरी गुड एवरीवन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो आंसर है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल एंश्योर, सुनिश्चित करेगा। अब देखिए क्या सुनिश्चित करेगा? प्रेजेंस ऑफ फायर, प्रेजेंस ऑफ फायर। या फिर उसके इंडिकेशंस, प्रेजेंस ऑफ फायर या उसके इंडिकेशंस। आपका यह दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 135 का सब रेगुलेशन नंबर 6। ठीक है, क्या यार ये 135 रेगुलेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितना बड़ा है इसमें, सोचो कितने सारे क्वेश्चन बन गए इसमें, बस सिर्फ इसी में। चलो अगला देखते हैं। इन केस ऑफ अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, टिम्बर कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ। अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर मतलब कि रेगुलेशन नंबर 136 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सीधे सीधे, इसीलिए उसका हेडिंग डाल दिया हूं पूरा। अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर के केस में टिम्बर का इस्तेमाल किस चीज को बनाने में किया जा सकता है? शाफ्ट की लाइनिंग, रूम हाउसिंग ऑफ मशीनरी, बिलो ग्राउंड अपरेटस, या फिर सपोर्ट्स। वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका बोलता है सब रेगुलेशन नंबर 1 में ये चीज आपका दिया हुआ। अरे किंशु कहा था जी? कोई भी टिम्बर या कंबस्टिबल मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना है क्या बनाने के लिए? शाफ्ट की लाइनिंग, मशीनरी का रूम हाउसिंग, या बिलो ग्राउंड ऑपरेटर्स बनाने के लिए टिम्बर का या कंबस्टिबल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना है। Which of the following is not prohibited in case of underground precautions against fire? क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। लो आ गया नॉट प्रोहिबिटेड, तुम लोगों का फेवरेट। मतलब नियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ वाला ऑप्शन ढूंढ लो सीधे सीधे। शाफ्ट लाइनिंग बनाने के लिए टिम्बर, ना 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 लूंगा मैं। शाफ्ट लाइनिंग शैल बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर। अरे ये तो नहीं है ना, ये तो बोल रहा है, मना कर रहा है इसके लिए भी रेगुलेशन।
कंबस्टिबल मटेरियल, अरे शैल बी होगा, बी लिखना भूल गए। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम हाउसिंग ऑफ मशीनरी, wood cuttings shall be removed to surface at the end of shift। वुड कटिंग्स को शिफ्ट के एंड में सरफेस पे भेज दीजिए, ठीक है। पर्सन शैल लाइट अ फायर और परमिट अ फायर टू बी लाइटेड इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड। तो ये भी नियम के हिसाब से नहीं है, तो ये सब अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, ये तीन ऑप्शन। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, इस बार बहुत तगड़ा किए हो आप लोग, समझ गए। आसान है ना, नॉट प्रोहिबिटेड बोला, अकॉर्डिंग टू लॉ ढूंढ लो सीधे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अलग से कॉपी में लिख लो। इस टाइप के क्वेश्चन की जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनको लिख लो और एक साइड में लिख लो कि इनके इस केस में मेरा आंसर क्या ढूंढना है मुझे, ठीक। चलो, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसीय सीम में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत चाहिए? चीफ आर रीजनल डिस्ट्रिक्ट या मैनेजर? यहां पे मैनेजर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारे गांव में ना ऐसे ही गांव में बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं इसी टाइप से, किसी का नाम मैनेजर रख देंगे, किसी को मेजर बुलाते हैं। तुम्हारे गांव में भी होता है क्या मेजर? सरपंच, हाँ, भले ना हो। whose permission is required for whose permission, अरे यार इसमें बड़ा छोटी छोटी चीजें छूट रही है। इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इन थर्ड डिग्री गैसी सीम। थर्ड डिग्री गैसी सीम में वेल्डिंग करने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है? नाम ही नहीं है, नाम, अच्छा नाम ही नाम है, वाह। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे गांव में कौन नाम है? जुगनू, वो वाला जुगनू जो अगरबत्ती लगा के उड़ता है। What is the purpose of inspection made by competent person once in 30 days in case of underground precautions against fire? चलो, इंस्पेक्शन, अच्छा 30 दिन में एक बार जो अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर है, रेगुलेशन नंबर 136 है, उसमें 30 दिन में एक बार जो इंस्पेक्शन किया जा रहा है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, उसका मेन मुद्दा क्या है, क्यों इंस्पेक्शन कर रहा है? वह यह देखने के लिए इंस्पेक्शन कर रहा है कि कहीं कोई ऐसा वाटर, ऐसा लिक्विड तो नहीं आ रहा है जिसके कारण, ऐसी कोई लिक्विड तो नहीं मौजूद है जिसके कारण आग लग सकती हो। क्या ये इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर जो है ना, ये आपका लकड़ी वगैरह सड़ने के कारण भी होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टिलेशन हो रहा है लिकर का किसी भी कारणवश, ठीक है, हो सकता है कोई बंदा जाके वहां बैठ के कुछ अपने से देता हो लिकर वगैरह, तो वो चीजें वहां पे मौजूद ना हो, ये चेक करने के लिए जाता है कि नहीं। दूसरा, आग लगी है कि नहीं चेक करने जाएगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग चेक करने जाएगा, या फिर स्टॉपिंग्स सील्ड ऑफ पैनल्स के चेक करने जाएगा। हाँ मतलब वही है, इन वो भी हो सकता है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये चेक करने जाता है। Question number 18. On how many days deficiency ratio shall be determined as a precaution against spontaneous heating? Spontaneous heating के precaution में आपको
डेफिशिएंसी रेशियो कितने दिन में कैलकुलेट करते हैं? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 45 दिन? क्या होता है यार ये डेफिशिएंसी रेशियो? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होता है डेफिशिएंसी रेशियो? बिल्कुल, ग्राहम्स रेशियो को ही डेफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। ग्राहम्स रेशियो आपका रेगुलेशन ही बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हाउ मेनी डेज परसेंटेज टेस्ट ऑफ सीओ शैल बी डन? सीओ का परसेंटेज टेस्ट कितने दिन में एक बार करेंगे? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 45 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, on how many days goved out areas shall be inspected as a precaution against spontaneous heating? goved out areas का इंस्पेक्शन कितने दिन में एक बार किया जाएगा? स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए प्रिकॉशंस जो हम ले रहे हैं अगेंस्ट उसके स्पॉन्टेनियस हीटिंग के अगेंस्ट, तो उसमें गोव्ड आउट एरियाज का इंस्पेक्शन कितने दिन में एक बार किया जाता है? 7, 14, 30, 45? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.